हाय एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि एबनॉर्मल पोस्चरिंग क्या होती है। सो बेसिकली हमारे पास जो एबनॉर्मल पोस्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनवॉलेंट्री कोई फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होना आर्म्स की, लेग्स की, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं कि सिवियर ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो एक होगा सेट ऑफ मसल, ठीक है, वो हमारे पास इनकैपेसिटेट हो जाता है। इट मीन्स कि वो वीक हो जाता है, वो पावरलेस हो जाएगा। वाइल जो दूसरा मसल होता है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी होती है। तो क्या होगा कि जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे कोई पेन अगर होगा तो उसकी वजह से वो जो मसल जो कि इंटैक्ट था तो वो मसल ग्रुप क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और इस तरह से दस गिविंग राइज टू द एबनॉर्मल पोस्चर, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा तभी ये पोस्चरिंग होगी। ये विदाउट एनी स्टिमुलस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो पोस्चरिंग है ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि कुछ ना कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो सिवियरिटी ऑफ कॉमा को मेजर करने के लिए ग्लासगो कॉमा स्केल को यूज़ करते हैं या पीडियाट्रिक ग्लासगो कॉमा स्केल को यूज़ करते हैं, राइट, ताकि वो देख सकें कि एबनॉर्मल पोस्चरिंग क्यों हो रही है। देन ये जो हमारे पास एबनॉर्मल पोस्चरिंग है इसकी प्रेजेंस क्या इंडिकेट करती है कि हमारे पास कोई सिवियर मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से कोई इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। देन ये जो हमारे पास डीसेरिब्रेट डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग होती है ये तो स्ट्रांगली एसोसिएट होती है कि कोई पुअर आउटकम है, ठीक है, और वैरायटी ऑफ कंडीशंस में हमें ये पुअर आउटकम को ही इंडिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नियर ड्रॉनिंग पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल से डूबने वाले होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर उनके अंदर ये वाले पोस्चर्स होते हैं डीसेरिब्रेट डीकॉर्टिकेट तो इट इंडिकेट्स के बहुत वर्स्ट आउटकम आने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू एनी नियर ड्रॉइंग पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर ये डीसेरिब्रेट डीकॉर्टिकेट चेंजेस अपेयर नहीं होती। और ऐसा भी होता है कि हमारे पास जब कंडीशन चेंज होती रहती है पेशेंट्स की तो डिफरेंट तरह के वो पोस्चर्स को मतलब जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं वो अल्टरनेट करते रहते हैं। तो अब जो हमारे पास टाइप्स की अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या है कि मेन जो एबनॉर्मल पोस्चर्स हैं उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की होते हैं हमारे पास एबनॉर्मल पोस्चरिंग, और वो क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे पास के जो आर्म्स हैं वो ओवर द चेस्ट फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव द डीसेरिब्रेट जिसमें हमारे पास आर्म्स की एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड आर्म्स होते हैं, एंड इन द डीकॉर्टिकेट वी हैव अ फ्लेक्स्ड आर्म्स, राइट। एंड देन वी हैव ओपिस्थोटोनस, ठीक है। ओपिस्थोटोनस के अंदर क्या होता है कि जो हेड एंड बैक है वो बैकवर्ड आर्च शेप किए जाते हैं। मैं आपको लेटर ऑन इसकी फिगर भी दिखाऊंगी। नाउ हियर इज़ अ फिगर जो जिसमें आपको पेशेंट नज़र आ रहा है कि ये किस कौन से वाले पोस्चर में है, डी कॉर्टिकेट पोस्चर, ठीक है, जिसमें उसके आर्म्स जो हैं ओवर द चेस्ट क्या हैं, फ्लेक्स्ड हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग को। तो डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग में क्या होता है कि जो एल्बोज, रिस्ट एंड फिंगर्स ये सब चीज़ें हमारे पास फ्लेक्स्ड होती हैं, वाइल जो लेग्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्सटेंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड होते हैं, ठीक है, राइट। सो अब क्या होता है कि ये जो डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग है उसके हमारे पास कुछ डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं जिसको डी कॉर्टिकेट रिस्पॉन्स, डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी, फ्लेक्सर पोस्चरिंग, और हम इसको मम्मी बेबी की भी कहते हैं, ठीक है। सो क्या क्या नेम्स है इसके, यही डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग जो है, डी कॉर्टिकेट रिस्पॉन्स भी हम इसको कहते हैं, या फिर वी कैन कॉल इट डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं फ्लेक्सर पोस्चरिंग, फ्लेक्सर पोस्चरिंग, ठीक है। या फिर अगर हम कोलोक्वली अगर हम चेक करें तो वी कैन कॉल इट मम्मी बेबी, ओके। देन अब क्या है कि जो पेशेंट्स होंगे तो जैसे मैंने आपको इसकी पेशेंट की प्रेजेंटेशन बता दी है कि कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये वाले पेशेंट्स जब हम ग्लासगो कॉमा स्केल इनका चेक करते हैं तो उनके मोटर सेक्शन में हमारे पास 3rd स्कोर आता है, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास होगा GCS पे हम चेक करेंगे तो उसमें कौन सा स्कोर आएगा, ये जो EVM ये, ठीक है, ये 3 होते हैं ना, तो ये मोटर पे 3rd स्कोर शो करेंगे। तो अगर आपने मेरी ये वाली ग्लासगो कोमा स्केल की वीडियो नहीं देखी है आप इसको देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये व्हाट इज़ द स्केल एंड क्या क्या इसके किस तरह से हम इसको चेक करते हैं, राइट। सो ये जो डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग है इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है उसकी वजह से पहले ट्रॉमा होता है, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से ये न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स क्या होगा कि मसल्स फ्लेक्शन में आ जाते हैं, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसी डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूँगी हमारे पास के कौन से ट्रैक्स होते हैं जिनकी लीजन की वजह से
और क्या होता है उनकी रीजन की वजह से, ठीक है, किस तरह से ये डिकॉर्टिकेट पोस्चर बनता है। सो इसके 2 पार्ट्स क्या हैं। फर्स्ट पार्ट में ये होगा कि हमारे पास जो रेड न्यूक्लियस है ना उसकी डिसइनहिबिशन जाती है, ठीक है। वैसे हमें पता है कि रेड न्यूक्लियस नॉर्मली क्या कर रहा होता है, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको जाके इनहिबिट कर रहा होता है, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर रहा होता है। लेकिन जब भी इसकी डिसइनहिबिशन हो जाएगी, क्या होती है, डिसइनहिबिशन ऑफ रेड न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब जाके ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो बना रहे थे रेड न्यूक्लियस, ठीक है, उनकी फैसिलिटेशन जाएगी। पहले वो स्टॉप कर रहे थे, अब वो स्टॉप नहीं कर पाएंगे तो वो फैसिलिटेट हो जाएगा। सो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड। तो अब ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करेगा, सो इस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से हमारे पास आगे फैसिलिटेट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, राइट। और ये जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड हैं ये किसको सप्लाई कर रहे होते हैं, सो ये हमारे पास सप्लाई कर रहे होते हैं द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। सो इससे क्या होगा हमारे पास, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्यों फ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है इन द डिकॉर्टिकेट पोस्चर, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स होते हैं अपर एक्सट्रीमिटी के, वो क्या कर जाएंगे, फ्लेक्स कर जाएंगे, ठीक है। और ये जो इसकी फैसिलिटेशन है ये काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड मेडुलरी रेटिकुलर जो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है उसकी जो हमारे पास इनहिबिशन है। सो इससे क्या होता है कि हमारे पास मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, इनकी फ्लेक्शन जो है वो बहुत, यानी उनका जो बेसिकली फैसिलिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू जो मीडियल लेटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट एंड पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट जो एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं अपर एक्सट्रीमिटी की, जिसकी वजह से फ्लेक्शन हमारे पास इसमें प्रीडोमिनेटली हमें नजर आती है द डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में। एंड सेकंड कंपोनेंट में ये होता है कि हमारे पास जो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे हमारे पास कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको लोअर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं लिखती जाती हूँ आपको ताकि समझ आए। ओके और फिर सेकंड मैकेनिज्म ये होता है कि हमारे पास जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें वैसे नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, लोअर लिम्ब के जो फ्लेक्सर्स हैं वो उसको जाके फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जब इसकी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास अब जो एक्सटेंशन हो रही थी पोंटाइन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट की, मीडियल लेटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट जो एक्सटेंशन कराए थे वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि प्रीडोमिनेटली हमारे पास जो लोअर लिम्ब की है वो एक्सटेंशन हो रही होती है, ठीक है। वाइल अपर लिम्ब की यहाँ से हमने देखा कि अपर लिम्ब की इस वजह से क्या होती है, फ्लेक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो इफेक्ट्स आए वो किस वजह से आए, अभी हमने देखा कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स एंड जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स थे उसकी वजह से हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास क्या बनता है, पोस्चर बनता है इसके अंदर, दैट इज़ अ फ्लेक्शन पोस्चर। तो वो इसी वजह से बन रहा होता है, ठीक है, इन दोनों की लीजन्स की वजह से, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें क्या क्या कौन से पार्ट्स बेसिकली ब्रेन के इंजर हुए हुए होते हैं, तो वो पार्ट्स ये होते हैं हमारे पास जहाँ पे लीजन होगी, दैट इज़ कि हमारे पास होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स यहाँ पे बेसिकली डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये पोस्चर बनता है। और फिर हमारे पास क्या इंटरनल कैप्सूल भी इंजर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये होगा, एंड थैलेमस। तो ये 3 एरियाज़ होते हैं, ठीक है। और ऑल्सो हमारे पास मिड ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसकी वजह से डीकॉर्टिकेट पोस्चर बनता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें ये बताया कि हमारे पास ये जो डीकॉर्टिकेट है, ठीक है, ऑल्दो हमारे पास ये भी सिवियर डैमेज टू द ब्रेन को इंडिकेट कर रहा होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग की, ठीक है, तो वो भी उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा सिवियर होता है वो वाला, ठीक है। वो इसलिए ज़्यादा सिवियर होता है क्योंकि इसमें हमें नज़र आता है कि जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा सिवेरिटी पे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हमें ये सजेस्ट करते हैं कि रेड न्यूक्लियस हमारे पास इन्वॉल्व है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के लोअर पार्ट में जो है हमारे पास कोई इंजरी हो जाती है उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो डी सेरिब्रेट में क्या होता है हमारे पास, डी सेरिब्रेट में बेसिकली ये होता है हमारे पास कि जो ब्रेन स्टेम का लोअर वाला एरिया होता है उसमें लोअर लीजन हो जाती है, ठीक है, मतलब बेसिकली ब्रेन स्टेम में लोअर लीजन होगी जिसकी वजह से हमारे पास रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाता है। और रेड न्यूक्लियस जब इन्वॉल्व हो जाता है तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे सिवियरली डैमेज रहेंगे, ठीक है। सो ये जो वीडियो थी दैट वाज अबाउट द डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, और फिर द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डी सेरिब्रेट इंजरी, ओके।
sorry, decerebrate posture. Thank you.